हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स थर्ड। मैथमेटिक्स थर्ड में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट। और आज हमारा यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11। और आज के लेक्चर का टॉपिक है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स थर्ड का बैच गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से लेते हैं तो बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, सेपरेट बैच फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए मैथमेटिक्स थर्ड का सेपरेट बैच होगा, जिसके अंदर मैं आपको मैथमेटिक्स थर्ड का फुल सिलेबस कवर कराऊंगा और पूरे सिलेबस के आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे। हर एक लेक्चर में हम पहले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लेक्चर के एंड में आपको डीपीपी मिलेगी। डीपीपी के अंदर 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनको आपको अपने आप प्रैक्टिस करना है और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बैच के अंदर मिलेगा। तो बैच के अंदर आपको डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलेगा। हर एक लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम पूरी यूनिट को एक सिंगल वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो आपको सभी यूनिट के वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे जो एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, डेस्कटॉप ऐप। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। मैथमेटिक्स थर्ड की यूनिट नंबर 1 के लेक्चर यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स थर्ड की 5 यूनिट के लेक्चर और पूरा का पूरा कंटेंट आपको केवल गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। तो यूनिट नंबर 1 का आज हमारा लास्ट लेक्चर है और इसके आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे। और एप्लीकेशन के अंदर आपको लेक्चर के साथ साथ ये पूरा कंटेंट भी मिलेगा, मतलब एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा और आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही जगह से पढ़ के मैथमेटिक्स थर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं और फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको इस तरह का बैनर दिखाई देगा और इसी कोर्स के अंदर आपको एनरोल करना है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो यहां पर हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है। अब आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। क्या है? लास्ट लेक्चर है। तो एक बार यूनिट नंबर 1 का सिलेबस देख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने कौन से लेक्चर में कौन से टॉपिक को कवर किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका यूनिट 1 का कंप्लीट सिलेबस है। यूनिट 1 या मॉड्यूल 1 का कंप्लीट सिलेबस है। तो मॉड्यूल 1 है हमारा न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट। न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट। और यहां पर हमारा पहला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। और पॉलिनोमियल और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे सिलेबस में 3 मेथड है। बाइसेक्शन मेथड, जिसको हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया था, न्यूटन-रैप्सन मेथड, जिसको हमने लेक्चर नंबर 3 में कवर किया था, और रेगुलर फॉल्सी मेथड, जिसको हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर किया था। ये तीनों मेथड यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी मेथड है न्यूटन-रैप्सन मेथड। ये आपको जरूर करना है और अच्छे से करना है। वैसे तो आपको तीनों ही करने हैं, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि न्यूटन-रैप्सन मेथड का क्वेश्चन हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके आगे सेकेंड टॉपिक है यहां पर हमारे पास फाइनाइट डिफरेंसेस। फाइनाइट डिफरेंसेस। अब ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इजी टॉपिक है। यहां पर एटलीस्ट आपको बेसिक्स कवर करना है क्योंकि इसका जो बेसिक्स होगा वो आगे के लेक्चर में भी थोड़ा बहुत काम आएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर पहला टॉपिक है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर एंड रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर। इस टॉपिक को हमने लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 में कवर किया था। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट टॉपिक फाइनाइट डिफरेंसेस के अंदर आता है फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, जिसको हमने लेक्चर नंबर 6 में कवर किया। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग टर्म, जिसको हमने लेक्चर नंबर 7 में कवर किया।
यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो दोनों के दोनों टॉपिक हैं, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो आपको ये सिलेबस में अलग से लिखे हुए दिखाई नहीं देंगे। वहां पर केवल आपको क्या लिखा हुआ दिखाई देगा, फाइनाइट डिफरेंसेस और फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, है ना। लेकिन इस फाइनाइट डिफरेंसेस के अंदर ही ये दोनों टॉपिक आते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो आपको इन दोनों टॉपिक को पढ़ना है और सिंपल टॉपिक है, आसानी के साथ आप इनको कवर कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, अब इंटरपोलेशन हम इक्वल इंटरवल के लिए भी पढ़ते हैं और अनइक्वल इंटरवल के लिए भी पढ़ते हैं। तो अगर हमारा जो गिवन डेटा है वो इक्वल इंटरवल डेटा है, कैसा है, इक्वल इंटरवल डेटा, तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन से, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जिसको हमने लेक्चर नंबर 8 में कवर किया था, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जिसको हमने लेक्चर नंबर 9 में कवर किया था, और उसके बाद आता है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। और यहां पर भी हमारे सिलेबस में दो मेथड है। पहला मेथड है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला जिसको हमने लेक्चर नंबर 10 में कवर किया था, और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इसका मतलब आज हम लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आज के लेक्चर में हम लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 11 में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यहां से हमने इंटरपोलेशन स्टार्ट किया था और आज हमारा इंटरपोलेशन कंप्लीट हो जाएगा और इंटरपोलेशन के साथ साथ यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि इंटरपोलेशन के अंदर, है ना, इंटरपोलेशन हमें इक्वल डेटा के लिए भी पढ़ना है, इक्वल इंटरवल डेटा के लिए भी पढ़ना है और अनइक्वल के लिए भी पढ़ना है ना। इक्वल में दो फॉर्मूले आते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, दोनों को हम कवर कर चुके हैं, है ना। अनइक्वल में भी दो आते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जिसको हम कवर कर चुके हैं, और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर और बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि यहां पर केवल दो दो फॉर्मूले ही, और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल दो दो फॉर्मूले हैं इंटरपोलेशन के लिए। तो आपको केवल इन्हीं को करना है और किसी फॉर्मूले को आपको नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन का लास्ट टॉपिक, मतलब लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। क्लियर है। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला कहां पर काम करता है, जहां पर हमारा जो गिवन डेटा है वो अनइक्वल इंटरवल डेटा होता है। कैसा होता है, अनइक्वल इंटरवल डेटा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल डेटा, अगर हमारे पास जो गिवन डेटा अगर वो अनइक्वल इंटरवल डेटा है तो वहां पर हम इन दोनों मेथड का यूज करते हैं, लेकिन हम इन दोनों मेथड का यूज इक्वल इंटरवल डेटा के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, बात समझ में आ रही। लेकिन जब हमारे पास इक्वल इंटरवल डेटा होता है तो ये दोनों फॉर्मूले इजी पड़ते हैं, इसलिए हम ऊपर वाले फॉर्मूलों का ही यूज करते हैं। और वैसे भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि आपको कौन से फॉर्मूले से करना है। हाँ, ये जो इक्वल इंटरवल डेटा के फॉर्मूले हैं, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इन दोनों फार्मूलों को हम अनइक्वल इंटरवल डेटा के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इनको तो कर सकते हैं लेकिन उनको नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो फिलहाल हम अनइक्वल इंटरवल डेटा की बात कर रहे हैं। तो देखो, हमें डेटा कुछ इस फॉर्म में गिवन होता है ना, इस फॉर्म में हमें गिवन होता है। तो याद रखना, ये जो हमारा डेटा है, जो एक्स की वैल्यूज है, ये अनइक्वल इंटरवल डेटा है। मतलब यहां पर जो इंटरवल डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। अब आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा इतने लेक्चर्स में कि अनइक्वल इंटरवल डेटा कैसा होता है और इक्वल इंटरवल डेटा कैसा होता है। तो देखो, यहां पर x के कुछ वैल्यूज गिवन है, x0, x1, x2, x3, x4, x5। अब देखो, मैंने यहां पर x5 तक लिखा है। वैसे तो ये xn तक होता है ना, कहां तक होता है, n तक होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर जो आपको डेटा गिवन होता है, वहां पर जो आपको डेटा गिवन होता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में x3 तक गिवन होता है, कुछ क्वेश्चन के अंदर x4 तक गिवन होता है, और एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर x5 तक गिवन होता है, इसके आगे डेटा गिवन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए मैंने यहां पर xn और yn को लिखा ही नहीं, मैंने x5 तक लिखा है, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे क्वेश्चन में डेटा गिवन नहीं होता है। तो x के कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की डेटा भी गिवन है।
अब हमें यहां पर क्या करना है, देखो अब यहां पर ध्यान से समझना मेरी बात को। एक यहां पर इसको भी देख लेते हैं। देखो y की जगह पर आपको पता है हम fx भी लिख सकते हैं, ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सिमिलरली हम y0 की जगह पर fx0 भी लिख सकते हैं। भाई y0 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, fx0। y1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, fx1। y2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, fx2। और y3 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, fx3। और y5 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, fx5। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर y गिवन होता है और कहीं पर f की फॉर्म में गिवन होता है। तो दोनों बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर हम लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखो यूनिट नंबर 1 का सबसे आसान टॉपिक है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सबसे आसान है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब आपको लग रहा होगा सर ये फॉर्मूला, इसका इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा है और आप कह रहे हैं कि ये सबसे इजी है। हाँ, फॉर्मूला जरूर बड़ा है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा डेटा गिवन होता है, आपको केवल उस डेटा को इसमें पुट करके कैलकुलेशन करनी होती है। अगर आप कैलकुलेशन सही करते हैं तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। अब बात यह आती है कि सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला हम याद कैसे करेंगे। तो बेटा इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, इस फॉर्मूले को समझना है ना। इस फॉर्मूले को समझना है, क्योंकि अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो रटा तो नहीं जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा और इसको आप अपने आप लिख पाएंगे आसानी के साथ में। ध्यान दीजिएगा इधर, देखो इस तरह का डेटा आपको गिवन होगा। अब यहां पर आ जाइए, देखो fx इक्वल टू, या fx की जगह पर मैं y भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो आपको करना क्या है, ये डेटा आपको गिवन है, आपको क्या करना है, पहले वाले डेटा को छोड़ देना है। यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो अब करना क्या है, x0 को छोड़ दीजिए, तो आपको यहां से स्टार्ट करना 1 से ऊपर। देखो x माइनस x1, अब x क्या है, ये कोई भी जनरल x है, तो आपको क्या करना है, x में से x1 को माइनस करना है, x माइनस x1 एक ब्रैकेट हो गया, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, x में से x2 को माइनस करना है। तो आपको इनको माइनस करते जाना है x में से। देखो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4, x माइनस x5। कितना सिंपल है, आपको x में से इन सबको माइनस करना है और x0 जो पहला नंबर है उसको छोड़ देना है। बोलो बात समझ में आ गई। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, ये तो न्यूमरेटर था, ये तो ऊपर का पार्ट था, अब नीचे का पार्ट देखो क्या होगा, न्यूमरेटर। अब आपने जिसको छोड़ा था, किसको छोड़ा था, x0 को, अब आपको क्या करना है, इस x0 में से इन सबको माइनस करके नीचे लिखना है। देखो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, अब देखो यहां पर x0 माइनस x1, हाँ ठीक है, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4, x0 माइनस x5। तो कितना आसान हो गया। बस आपको क्या करना है, x0 को छोड़ना है ना, ऊपर आपको सबको x में से माइनस करना है और नीचे आपको सभी को x0 में से माइनस करना है। और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा आपका ये y0, या फिर इसको हम fx0 भी लिख सकते हैं। देखो fx0 की जगह आप y0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा आपका fx0। तो अब आपको पहले वाला ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है ना। इसको लिखने का तरीका समझ लेना, बहुत सिंपल तरीका है। ऊपर आपको x में से इन सबको माइनस करके लिखना है और नीचे x0 में से इन्हीं सबको माइनस करके लिखना है बस। और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में ये y0 आ जाएगा और y0 की जगह आप fx0 भी लिख सकते हैं। यहां पर आप y0 भी लिख सकते हैं, fx0 भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारी हुई फॉर्मूले की पहली टर्म, ये फॉर्मूले की फर्स्ट टर्म है। अब फॉर्मूले की सेकंड टर्म पे चलते हैं। अब देखो सेकंड टर्म में क्या करना है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर फॉर्मूले की आपको दूसरी टर्म लिखनी है तो क्या करेंगे, देखो जब हमने पहली टर्म को लिखा था तो हमने इसको छोड़ दिया था, जब हम दूसरी टर्म को लिखेंगे तो हम इसको छोड़ देंगे और करेंगे क्या, x में से इसको माइनस करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। मतलब जिसको हमने छोड़ा उसको माइनस नहीं करेंगे, बाकी सबको माइनस करेंगे। देखो x माइनस x0, x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4, x माइनस x5। कितना आसान है। और नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, अब जरा ध्यान देना।
आपने किसको छोड़ा था, x1 को। तो जिसको आपने छोड़ा था उसमें से सबको माइनस करना है। देखो x1 में से x0 को माइनस करना है, x2 को माइनस करना है, x3 को माइनस करना है, x4 को माइनस करना है, x5 को माइनस करना है। और इनटू में क्या आएगा, देखो आपने x1 छोड़ा था ना, तो इसके सामने वाला कौन है, y1 या फिर fx1। तो आप वहां पर y1 भी लिख सकते हैं, fx1 भी लिख सकते हैं। तो इनटू में क्या आ जाएगा, fx1 आ जाएगा। देखो यहां पर fx0 आया था, यहां पर fx1 आएगा, fx2 आएगा, fx3 आएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब y0, y1, y2, y3। क्लियर है। तो हमारे फॉर्मूले के दो टर्म आ चुकी, यहां तक आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। बोलो बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें फॉर्मूले के थर्ड टर्म को लिखना है। तो थर्ड टर्म में आप क्या करेंगे, x2 को छोड़ेंगे। देखो पहली टर्म लिखने के लिए इसको छोड़ा था, दूसरी टर्म के लिए इसको छोड़ा था, और तीसरी टर्म के लिए इसको छोड़ देंगे। और इसको छोड़ने के बाद करना क्या है, बचे हुए सभी x को x में से माइनस करना है। x में से x0 माइनस करना है, देखो x में से x0 माइनस करना है, x में से x1 माइनस करना है, x में से x3 माइनस करना है, x में से x4 माइनस करना है, x में से x5 को माइनस करना है। और नीचे क्या आएगा, देखो नीचे क्या आएगा, अब आप क्या करेंगे, जिसको आपने छोड़ा था x2, इसमें से सबको माइनस करके नीचे लिख देंगे। देखो x2 में से x0 माइनस करेंगे, x2 में से x1 माइनस करेंगे, x2 में से x3 माइनस करेंगे, x2 में से x4 माइनस करेंगे, और x2 में से x5 माइनस करेंगे। और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आपका आ जाएगा y2, मतलब fx2। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको छोड़ देना। भाई देखो फोर्थ नंबर को हमें छोड़ देना है, x3 को हमें छोड़ देना है, क्लियर है। और उसके बाद जो बचे सबको x में से माइनस करना है। देखो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x4, x माइनस x5। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में x3 में से सबको माइनस करके लिखना है। देखो x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, x3 माइनस x4, x3 माइनस x5। और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आपका आ जाएगा fx3 या y3। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, और अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया ना, तो इस फॉर्मूले को आप कहीं तक भी लिख सकते हैं, है ना। अब अगले टर्म के लिखने, अगली टर्म के लिए क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट टर्म के लिए इसको छोड़ देंगे, और इसको छोड़ने के बाद सबको x में से माइनस करेंगे। देखो x में से x0 माइनस करेंगे, x1 माइनस करेंगे, x2 माइनस करेंगे, x3 माइनस करेंगे, और x5 माइनस करेंगे। कितना सिंपल है। और नीचे क्या करना है, नीचे x4 में से सबको माइनस करके लिखना है। देखो 0 को माइनस करा x4 में से, x4 माइनस x0, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2, x4 माइनस x3, x4 माइनस x5। और इनटू में आ जाएगा y4, या y4 की जगह आप लिख सकते हैं y0, y1, y2, y3। ये अच्छा, यहां पर मैंने y4 हमारा मैंने नहीं लिख रखा है। y4 का मतलब होता है, y4 का मतलब होता है fx4, आपको पता ही है, क्लियर है। तो यहां पर आ गया fx4। अब उसके बाद हमें लास्ट टर्म लिखनी है फॉर्मूले की, मतलब हमें x5 को छोड़ देना है, क्योंकि इसके बाद कुछ छोड़ने के लिए बचेगा नहीं, है ना। अब हम x5 को छोड़ेंगे और x में से इन सबको माइनस कर देंगे। देखो x में से x0 माइनस करेंगे, x1 माइनस करेंगे, x2 माइनस करेंगे, x3 माइनस करेंगे, x4 माइनस करेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में x5 में से इन सबको माइनस करके लिखेंगे। देखो x5 में से x0 माइनस करा, x1 माइनस करा, x2 माइनस करा, x3 माइनस करा, x4 माइनस करा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा y5, और y5 का मतलब होता है fx5। तो अब आपको फॉर्मूला लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। इससे बड़ा फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, तो अगर बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें केवल आपको x की 6 वैल्यू गिवन होंगी, इससे ज्यादा गिवन नहीं होंगी। आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा वैल्यू आपकी बुक में भी गिवन नहीं है। एक दो क्वेश्चन में 6 वैल्यू गिवन है ना। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उनमें 4 वैल्यू गिवन है। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। यह फॉर्मूला मैंने किसके लिए लिखा है, जब आपको 6 वैल्यूज गिवन है x की। मान लीजिए आपको x की 5 वैल्यू गिवन है, तो मैं एक काम करता हूं, आप जरा ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो मैं एक काम करता हूं, यहां से इन दोनों को हटा देता हूं।
यहां से इन दोनों को देता हूं हटा, अब मेरे पास केवल इतना डेटा है। अब मेरा फॉर्मूला क्या होगा, अब मैं फॉर्मूला बनाता हूं। देखो फॉर्मूला यही रहेगा, क्योंकि यहां से x4 x5 और y5 गायब हो गया, तो हमें क्या करना है, यहां से जहां पर जिस फैक्टर में x5 आ रहा है उस फैक्टर को हटा दो। देखो ये फैक्टर यहां से हट जाएगा, बोलो बात समझ में आ रही है, इसमें से भी हट जाएगा, मतलब x5 है नहीं ना, तो जहां पर x5 आ रहा है वहां से पूरे फैक्टर को हटा दो। ये लीजिए, इधर आ जाओ, यहां से भी इस पूरे फैक्टर को हटा देंगे, ये लीजिए, यहां से भी हटा देंगे, यहां से भी हटा देंगे, क्लियर है, यहां से भी हटा देंगे भाई, मतलब फॉर्मूला छोटा हो जाएगा आपका, फॉर्मूला छोटा हो जाएगा। और अगर आप लास्ट वाली टर्म को देखें तो इसमें तो सभी में x5 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी टर्म ही गायब हो जाएगी, ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी। भाई देखो पहले यहां पर हमारे पास 6 डेटा गिवन थे, 6 वैल्यू गिवन थी, तो यहां पर 6 टर्म आ रही थी। अब हमारे पास 5 वैल्यूज गिवन है, तो यहां पर केवल 5 टर्म्स आएंगी, आखिरी वाली टर्म पूरी गायब हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला बचेगा हमारे पास। अब मान लीजिए हमारे पास ये भी गिवन नहीं है, मतलब केवल हमें 4 डेटा गिवन है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में 4 ही डेटा गिवन होता है, तो अब क्या होगा, अब जहां जहां पर x4 आ रहा है उसको भी हटा दो, तो देखो ये फैक्टर भी पूरा गायब हो जाएगा, x4 वाला फैक्टर गायब हो जाएगा, ये लीजिए, यहां से भी x4 वाला पूरा फैक्टर गायब हो जाएगा, ये लीजिए पूरा गायब हो गया, है ना, यहां से भी गायब हो जाएगा, हटा दीजिए यहां से भी इसको, ये लीजिए, यहां से भी हटा देंगे, ये लीजिए, और अब सीधी सी बात है इसमें तो सब में x4 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा ही हट जाएगा, ये केवल बचेगा फॉर्मूला इतना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर केवल इतना फॉर्मूला लगेगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में आएगा, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले को कैसे बनाना है, तो फॉर्मूले को बनाना सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो मैंने आपको बता दिया, देखो अगर 4 डेटा गिवन है तो ये फार्मूला लगेगा, 5 गिवन है तो क्या लगेगा, और 6 गिवन है तो क्या लगेगा। तो मैं यहां पर पूरा फार्मूला छोड़ देता हूं, बाकी अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा अगर x की 6 वैल्यू गिवन है तो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूले को देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है बस। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप जरा ध्यान से देखेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर गिवन बिलो। देखो आपको x की वैल्यूज गिवन है और y की वैल्यूज गिवन है, और x की कितनी वैल्यू गिवन है, 1 2 3 4, 4 ही गिवन है, मतलब ये x0, ये x1, ये x2, ये x3, है ना, 0 1 2 3, y0 y1 y2 y3। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा y की वैल्यू कब, when x इक्वल टू 10, जब x की वैल्यू 10 होगी तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर कुछ ऐसा है, देखो ये हमारा क्या y है, आपसे y की वैल्यू पूछी है, और यहां पर इस वाले x की वैल्यू 10 गिवन है, कितनी गिवन है 10, और बाकी जो x1 x0 x1 x2 x3 है वो भी सब हमें गिवन है। तो हमें करना क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, हमें यहां पर गिवन क्या है उसको हम लिख लेते हैं। अब ध्यान देंगे गिवन क्या है, देखो हमें x का डेटा गिवन है, जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं तो x0 देखो कितना है, अगर यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा x0 कितना है 5 है, उसके बाद x1 कितना है, x1 को अगर आप ध्यान से देखें तो 6 है, उसके बाद x2 कितना है, x2 हमारे पास 9 है, उसके बाद x3 कितना है, तो x3 हमारे पास है 11। तो देखो x0 x1 x2 x3 5 6 9 11, और क्या गिवन है, अब हमें y की वैल्यू गिवन है, ध्यान देना y0 कितना है, y0 हमें गिवन है 12, y1 कितना है, y1 हमें गिवन है 13, और y2 कितना है, y2 हमें गिवन है 14, और y3 हमें गिवन है, देखिए y3 कितना है 16। तो ये हमें डेटा गिवन है,
देखो x का डेटा गिवन है, y का डेटा गिवन है, मैंने सिंपली इसको लिख दिया, ये पूरा डेटा हमें गिवन है। अब आगे देखो जरा, ये तो गिवन था, ये डेटा हमें गिवन था। अब क्या करें, अब हमें यहां पर देखो करना क्या है, हमें यहां पर पूरा डेटा गिवन है, सिंपली हमें यहां पर लैग्रांजेस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय लैग्रांजेस फॉर्मूला, बाय लैग्रांजेस फॉर्मूला, सिंपली यहां पर लैग्रांजेस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, बाय लैग्रांजेस फॉर्मूला। अब फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, ध्यान रखना डेटा कहां तक गिवन है, x1 x0 x1 x2 x3 तक गिवन है ना। तो चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो y इक्वल टू y इज इक्वल टू, अब देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है, देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं, मतलब x0 को छोड़ देंगे और x में से इन तीनों को माइनस करेंगे। तो x में से इन तीनों को माइनस करेंगे तो x माइनस x1, x माइनस x2 और x माइनस x3। बोलो बात समझ में आ रही है। देखो x0 को छोड़ना है, x1 x2 x3 को माइनस करना है x में से ना। अब जिसको आपने छोड़ा था उसमें से इन तीनों को माइनस करना है। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, x0 में से पहले x1 को माइनस करेंगे, उसके बाद x0 में से x2 को माइनस करेंगे और x0 में से x3 को माइनस करेंगे। देखो कितना इजी हो गया फॉर्मूला बनाना। भाई आपको क्या करना है, x0 को छोड़ना है और उसके बाद इन तीनों को x में से माइनस करना है। डिनोमिनेटर में नीचे क्या करेंगे, जिसको छोड़ा था उसमें से इन तीनों को माइनस करेंगे और इनटू में क्या आएगा, y की पहली वैल्यू, यानी कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा y0 और उसके बाद आएगा प्लस। अब सेकंड टर्म बनाएंगे फॉर्मूले की सेकंड टर्म। अब ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले की सेकंड टर्म के लिए हमें क्या करना है, x1 को छोड़ना है और x में से इसको छोड़ करके बाकी सबको माइनस करना है। x में से माइनस कर देंगे x0, x में से माइनस कर देंगे x2 क्योंकि x1 को हमने छोड़ा है, और x में से माइनस कर देंगे x3 को। कितना सिंपल है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आपने किसको छोड़ा था, x1 को, तो अब x1 में से सबको माइनस करेंगे। तो x1 माइनस x0, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 और x1 माइनस x3, ये आ जाएगा। और इनटू में क्या आएगा, इनटू में y की सेकंड वैल्यू आएगी, मतलब y1 आएगा, इनटू में आ जाएगा y1 नेक्स्ट टर्म। अब फॉर्मूले की मैं नेक्स्ट टर्म लिखने जा रहा हूं, प्लस नेक्स्ट टर्म देखो क्या आएगी। नाउ नेक्स्ट टर्म देखिए, अब हमें क्या करना, थर्ड टर्म लिखनी है। तो थर्ड टर्म के लिए x2 को छोड़ देंगे और x में से बाकी तीनों को माइनस करेंगे। तो x में से हम माइनस करेंगे x0 को, x में से हम माइनस करेंगे x1 को, है ना, और x में से हम माइनस करेंगे x3 को, ये माइनस होगा। हमने किसको छोड़ा है, हमने x2 को छोड़ा है। तो x2 में से माइनस करेंगे x0 को, x2 में से माइनस करेंगे x1 को और x2 में से माइनस करेंगे x3 को। बोलो बात समझ में आ रही। देखो जिसको छोड़ते हैं उसमें से बाकी सबको माइनस करते हैं नीचे। अब इनटू में क्या आएगा, y की थर्ड वैल्यू आएगी, थर्ड टर्म में तो थर्ड वैल्यू आएगी y2, तो यहां पर आ जाएगा y2 ना प्लस। अब लास्ट टर्म लिखेंगे फॉर्मूले की। देखो फॉर्मूले में उतनी ही टर्म आएंगी जितना आपको डेटा गिवन होगा। 4 डेटा गिवन है तो 4 टर्म आएंगी। अब यहां पर देखो, अब किसको छोड़ना है, अब लास्ट डेटा को छोड़ना है x3 को, तो x3 को छोड़ देंगे, है ना। तो x में से x0 को माइनस करेंगे, x में से x1 को माइनस करेंगे और x में से x2 को माइनस करेंगे। और हमने किसको लीव किया था, x3 को। अब x3 में से सबको माइनस करेंगे, x3 माइनस x0, x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2 और इनटू में आ जाएगा y2, सॉरी y2 y3,
इंटू में आ जाएगा y3। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है। बस अब इसके अंदर हमें डेटा पुट करना है, मतलब जो कुछ भी है ये फॉर्मूला, अगर आपने फॉर्मूला सही लिख दिया तो अब तो डेटा पुट करना है, बाकी कुछ नहीं बचा है। यहां पर x देखो, x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3 सारा डेटा उठा के इसमें रख दीजिए। तो मैं यहां पर अब डेटा को पुट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कितना आएगा। देखिए नाउ y इक्वल टू, अब देखो यहां पर पूरा डेटा मैं पुट करूंगा। y इज इक्वल टू, देखिए x माइनस x0 कितना है 5, तो इसका मतलब यहां पर आएगा x माइनस 5। उसके बाद x माइनस x1 कितना है 6, तो x माइनस 6 आएगा। x1 के लिए कितनी है 6 है। उसके बाद एक मिनट, यहां पुट करना था ना मुझे, मैंने गलत कर दिया, एक मिनट, थोड़ा ध्यान से डेटा पुट करेंगे। देखो x माइनस x1 कितना है 6, तो यहां पर x माइनस 6 आएगा। मतलब यहां मत कर देना गलती से जैसे मैं कर रहा था, पहली टर्म को मैं लिखने जा रहा हूं। तो x माइनस x1, x माइनस 6, x माइनस 9 और x माइनस 11। डिवाइड में क्या आएगा, अब डिवाइड देखो जरा ध्यान से, x0 में से x1 को माइनस करेंगे, x0 कितना 5, इसका मतलब 5 माइनस 6, 5 माइनस 6। उसके बाद 5 x0 माइनस x2, तो 5 माइनस 9, 5 माइनस 9। उसके बाद 5 माइनस 11, 5 माइनस 11 और इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा y0 कितना 12 है, तो यहां पर 12 लिखेंगे। तो इस तरह से आपको सभी वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। प्लस, अब यहां पर प्लस आ जाएगा। अब आगे देखो नाउ x माइनस x0, इसका मतलब x में से, एक मिनट यहां पुट करना है ना। तो x माइनस x0 कितना है 5 है, x माइनस 5। उसके बाद x माइनस x2 कितना 9, तो x माइनस 9 आएगा, x माइनस 9 आएगा। उसके बाद x में से x3 को माइनस करना है, तो x माइनस 11 आएगा। अब डिनोमिनेटर पुट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, x1 माइनस x0, 6 माइनस 5। भाई यहां पर वैल्यू ही सही पुट करना है, बाकी कुछ नहीं है। 6 माइनस 5, उसके बाद 6 माइनस 9, 6 माइनस 9, उसके बाद 6 माइनस 11, 6 माइनस 11 और इंटू में आ जाएगा y1 कितना है 13, तो यहां पर आएगा 13। क्लियर है। देखो यहां पर बस ये जो वैल्यूज है ना, अगर आपने सही पुट कर दी तो उसके बाद गलती नहीं होगी, है ना। तो चलिए हमने यहां पर x1 हमारा कितना था 6 था, एक बार चेक कर लेते हैं। x माइनस 6, x माइनस 9, x माइनस 11, तो यहां पर भी 6, 9 और 11 होना चाहिए लास्ट में, और x0 कितना था 5 था, ठीक है, ये 12। उसके बाद x माइनस 0, x माइनस 5, देन x माइनस 9, x माइनस 11 और नीचे 6 में से 5 माइनस होगा, 9 माइनस होगा 11 और इंटू में 13। हाँ, तो यहां तक हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और आगे चलते हैं। अब यहां पर थर्ड टर्म में पुट करते हैं प्लस, ध्यान दीजिएगा प्लस ना, प्लस देखो अब क्या आएगा ऊपर थर्ड टर्म में, x माइनस 0 मतलब x माइनस 5। देखो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके डेटा अपने आप पुट कर ले। देखिए x माइनस 0 मतलब x माइनस 5, उसके बाद x माइनस x1 मतलब x माइनस 6, उसके बाद x माइनस 3 मतलब x माइनस 11। नीचे क्या आएगा, देखो x2 में से माइनस करना है, मतलब 9 में से माइनस करना है ना। तो यहां पर आएगा 9 माइनस 5, भाई 9 माइनस 5, उसके बाद 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 और उसके बाद 9 माइनस 11 और इंटू में क्या आएगा, इंटू में y2 कितना है 14 है, प्लस अब लास्ट टर्म में पुट कर लेते हैं।
लास्ट टर्म में पुट करेंगे, तो देखो लास्ट में पुट करेंगे क्या आएगा, x माइनस, यहां पर देखो x माइनस 0 मतलब x माइनस 5, x माइनस 5, उसके बाद x माइनस 6, उसके बाद x माइनस 9, x माइनस 9। नीचे देखिए अब क्या आएगा, नीचे ना हमने लास्ट टर्म में हमारी x3 कितना 11, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5, 11 माइनस 6 और 11 माइनस 9, और इनटू में आ जाएगा y की लास्ट वैल्यू दैट इज 16। तो बस यहां पर जो भी है कैलकुलेशन है, बाकी सब कुछ बहुत इजी है। तो अब यहां पर ये कैलकुलेशन आपको करनी है, और जो ब्रैकेट है, अब ध्यान देखो, पहले मैं नीचे वाली कैलकुलेशन कर लेता हूं, तो आगे चलते हैं और कैलकुलेशन को यहां पर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखो y के इक्वल टू में कितना आएगा, y इक्वल टू, नाउ देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, देखो 5 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, यहां पर माइनस 4 और यहां पर माइनस 6, मतलब माइनस 1 माइनस 4 माइनस 6 और ये आएगा 12। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, ऊपर तो हमारे पास क्या है, x माइनस 6, x माइनस 9, x माइनस 11, चलिए x माइनस 6, x माइनस 6, x माइनस 9, x माइनस 11, x माइनस 9 और x माइनस 11। अब नीचे देखो, यहां माइनस 1 बचेगा, माइनस 4, माइनस 1 इंटू माइनस 4 इंटू, देखो माइनस 1 माइनस 4 और माइनस का 6, माइनस का 6, और इंटू में कितना था भाई, इंटू में हमारे पास था 12, ये हमारे पास है 12 प्लस। अब यहां पर आप देख सकते हैं 3 बार माइनस है, इसका मतलब ये ओवरऑल टर्म माइनस आएगी, है ना, ओवरऑल टर्म क्या आएगी, माइनस आएगी। आगे देखो नेक्स्ट टर्म में देखो, ये तो हमारा पूरा हो गया। नाउ x माइनस 5 9 11, x माइनस 5, x माइनस 5, उसके बाद क्या है x माइनस 9 और x माइनस 11, ये हमारे पास है। नीचे क्या आएगा, अब नीचे देखो जरा, देखो 6 माइनस 5 1 बचेगा प्लस का, यहां पर माइनस 3 और माइनस 5, माइनस 3 माइनस 5 आएगा भाई, माइनस 3 इंटू माइनस 5, और इंटू में क्या लिखा था, इंटू में लिखा था 13, तो यहां पर हमारा रहेगा 13, ये लीजिए प्लस। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म देखो, ये x माइनस 5 6 11, 5 6 11 है ना, तो x माइनस 5, x माइनस 6 और x माइनस 11, थर्ड टर्म में ये आएगा x माइनस 5 6 11। नाउ नीचे देखो क्या आएगा, यहां पर 4 बचेगा प्लस का, यहां पर 3 बचेगा प्लस का, 4 इंटू 3 इंटू माइनस 2, 4 इंटू 3 इंटू माइनस का 2, है ना, 4 इंटू 3 इंटू माइनस का 2, और इंटू में 14 आएगा, इंटू में आएगा 14 ना, उसके बाद प्लस। अब आगे स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख लेता हूं, है ना, यहां पर नीचे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो अब यहां पर नेक्स्ट टर्म में क्या है, 5 6 9 है ना, x माइनस 5 6 और x माइनस 9, 5 6 और 9, 5 6 और 9, ठीक है। नीचे देखो क्या बचेगा, 11 माइनस 5 6, 5 6 इंटू 5 इंटू 2 6 5 2, 6 5 2, 6 इंटू 5 इंटू 2, और मल्टीप्लाई में क्या नंबर था, मल्टीप्लाई में था 16, तो यहां पर आ जाएगा 16। बस ये कैलकुलेशन हमें करनी है, और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन से भी पहले हम एक काम करते हैं। हमसे पूछा क्या था, y की वैल्यू पूछी थी जब x की वैल्यू 10 है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर
x की वैल्यू को भी 10 पुट कर देता हूं, एट x इज इक्वल टू 10, तो और आसान हो जाएगा, है ना भाई। सीधे हम x की जगह भी क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, नाउ y इक्वल टू, y इज इक्वल टू, देखो x की जगह 10 रखना है, तो सीधी सी बात है 10 माइनस 6 कितना होगा, 4 होगा। अब मैं देखो डायरेक्ट लिखूंगा 10 माइनस 6 4 इंटू 10 माइनस 9 1 इंटू 10 माइनस 11 माइनस का 1 और इंटू में 12, ये 12 भी ऊपर ही है, डिनोमिनेटर में -1 -4 और माइनस का 6, ये डेटा नीचे है, प्लस यहां पर देखो 10 माइनस 5, ध्यान से देखो 10 माइनस 5 बचेगा, इंटू 10 माइनस 9 1 बचेगा, इंटू 10 माइनस 11 माइनस का 1 बचेगा, अपॉन में कितना है -3 इंटू -5 और ऊपर 13 भी है, 13 प्लस यहां पर आ जाओ 10 माइनस 5 10 माइनस 5 5 10 माइनस 6 4 10 माइनस 11 -1, नीचे कितना है 4 इंटू 3 इंटू -2 और साथ में यहां पर 14 भी है, तो मैं इस 14 को भी लिख देता हूं 14 प्लस, अब लास्ट टर्म देखो 10 माइनस 5 5 10 माइनस 6 4 10 माइनस 9 1 और नीचे क्या है 6 5 2 और ऊपर 16 भी है। अब बस मुझे ये कैलकुलेशन करनी है और मेरा आंसर आ जाएगा, ध्यान दो जरा ना कितना आएगा, देखिए y इज इक्वल टू, अब इस कैलकुलेशन को अगर आप करेंगे तो देखिए कितना आएगा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये -1 से -1 कैंसिल हो गया, है ना, और क्या बचा, अब ये -4 है, ये प्लस का 4 है, तो सीधी सी बात है ये -1 टाइम्स जाएगा, है ना, माइनस ये 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन देखो पहले आप साइन देखो, चलिए पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। देखो कितने माइनस साइन आ रहे हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो -1 है, -1 ये, तो माइनस माइनस दो जगह माइनस, ये 1 3 4 बार माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल हमारे पास प्लस बचेगा, क्या बचेगा, प्लस बचेगा, तो ये इससे कैंसिल, है ना। अब देखो वैसे भी ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस ही बचेगा, ये 4 से 4 कैंसिल और 6 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 6 से 2 टाइम्स कैंसिल, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर हमारे पास ये कितना बच जाता है, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर देखो माइनस कितनी जगह आ रहा है, 1 2 3 जगह पर माइनस है, इसका मतलब ओवरऑल साइन माइनस का आएगा, ओवरऑल साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, 3 जगह पर माइनस है, देखो 2 जगह माइनस होगा तो प्लस आएगा, 3 जगह पर माइनस होगा माइनस आएगा, 4 जगह पर माइनस होगा प्लस आएगा अगेन। अब यहां पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहां पर कुछ भी कैंसिल, हाँ हो रहा है, देखो यहां 5 से 5 कैंसिल हो रहा है भाई, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर अब हमारे पास कितना बच गया, ऊपर बच गया 13, नीचे बच गया 3, 13/3, और आगे चलते हैं। यहां पर माइनस 2 जगह आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसका मतलब यहां पर नेक्स्ट साइन हमारा प्लस का आएगा। अब यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो 4 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 2 से ये 7 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से 7 टाइम्स, कुछ और कैंसिल अब नहीं होगा, तो 7 5 या 35 और अपॉन में कितना बचेगा, 3 बचेगा। आगे चलते हैं, अब यहां पर देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 6, हाँ 2 से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा, ये 6 है, तो इसको मैं 3 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूं 2 से, और इसको मैं 4 टाइम्स कर सकता हूं, है ना, 2 3 जा 6 2 4 जा 6, कितना बच गया, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो अब देखो बचा कितना, नीचे 3 बचा है, ऊपर 16, तो 16/3 प्लस का 16/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपको इसको करना क्या है,
सिर्फ आपको यहां पर कैलकुलेटर का यूज करना है और कैलकुलेटर का यूज करके आपको y की वैल्यू यहां पर लिख देनी है। तो मैं यहां पर y का आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं। y की वैल्यू यहां पर आएगी आपकी 14.67। कैसे आई वैल्यू? भाई आपको कैलकुलेटर चलाना आता है, बस आपको कैलकुलेटर की हेल्प से इनको ऐड कर देना, बहुत सिंपल है। कैलकुलेटर की हेल्प से आप इन सबको ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 14.67। तो यही हमसे पूछा था कि x इक्वल टू 10 पर y की वैल्यू क्या होगी। x इक्वल टू 10 पर हमने y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह देखो, अगर आपको ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप लैग्रांजे फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला बनाना है, बस इसमें वैल्यू को बहुत ध्यान से पुट करना है, क्योंकि वैल्यू अगर गलत पुट हो गई तो क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड y6। देखो यहां पर हमें y6 निकालना है, मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी है। जब x 6 होगा तो y कितना होगा, हमें यह बताना है। अगर x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी। और यह क्वेश्चन आपका आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2022 में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन भी आपका आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। तो वही करना, हमें पहले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके फॉर्मूले को समझना है, उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है कि यहां पर आपके पास 5 डेटा गिवन है, लास्ट क्वेश्चन में 4 डेटा गिवन थे। तो यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा और बड़ा हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अंदर 5 टर्म आएंगे। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। देखो गिवन क्या है, गिवन ध्यान दीजिएगा। तो चलिए गिवन लिखते हैं। x0 कितना है 3। उसके बाद x1 कितना है 5। x2 कितना है, x2 हमारे पास है 7, 3 5 7 है ना। उसके बाद x3 कितना है, x3 हमारे पास है 9 और x4 हमारे पास है 11। ये तो हमारे पास x का डेटा गिवन है 3 5 7 9 11। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो y का डेटा भी लिख लेते हैं। तो यहां पर y0 की वैल्यू कितनी है 6, y1 की वैल्यू कितनी है 24। उसके बाद y2 की वैल्यू कितनी है, y2 58। नेक्स्ट हमारे पास y3 की वैल्यू कितनी है 108 और y4 की वैल्यू कितनी है। तो y4 की वैल्यू हमारे पास है 74 है ना। 6 24 58 108 74। तो ये डेटा हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, लैग्रांजे फॉर्मूले का यूज करना है, लेकिन उससे पहले हमें लैग्रांजे फॉर्मूले को लिखना है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय लैग्रांजेस फॉर्मूला, बाय लैग्रांजेस फॉर्मूला या लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, पूरा भी आप लिख सकते हैं, लैग्रांजेस फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला लिखना सीखते हैं एक बार फिर से। देखो मैं यहां पर फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। तो हमारे पास x0 से लेकर के x4 तक टर्म है, 5 टर्म है हमारे पास टोटल, 5 डेटा हमें गिवन है, तो 5 टर्म आएंगी फॉर्मूले में। अब ध्यान देंगे y इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं y का। देखिए फर्स्ट टर्म लिखूंगा मैं। सबसे पहले क्या करना है, x0 को छोड़ना है और बाकी सबको x में से माइनस करना है। तो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x2, x माइनस x3 और x माइनस x4, x माइनस x4, ये लिखेंगे। x में से सबको माइनस कर दिया, इसको छोड़ दिया, बाकी सबको माइनस कर दिया। अब जिसको छोड़ा था उसमें से सबको माइनस करेंगे। तो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 और x0 माइनस x4, और इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे y0 की, y0 प्लस। नाउ अब सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म के लिए x1 को छोड़ देंगे और x में से सबको माइनस करेंगे।
तो x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर। अब किसको छोड़ा था? x1 को छोड़ा था, तो यहां पर x1 माइनस एक्स जीरो, x1 माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स थ्री और x1 माइनस एक्स फोर, और इनटू में y की सेकेंड वैल्यू दैट इज y1। क्या आ जाएगा? y1। तो हमारे फॉर्मूले की दो टर्म आ चुकी हैं। अब हम लिखेंगे थर्ड टर्म ना, प्लस थर्ड टर्म। अब हमें क्या करना है? x2 को छोड़ना है। x1 को छोड़ दिया, x2 को छोड़ेंगे, तो x में से बाकी सबको माइनस करेंगे। x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स थ्री, 2 को छोड़ दिया, और x माइनस एक्स फोर। और हमने 2 को छोड़ा था, इसलिए 2 में से सबको माइनस करेंगे। x2 माइनस एक्स जीरो, x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स थ्री और x2 माइनस एक्स फोर, और इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे y की थर्ड वैल्यू से, दैट इज y2 से, प्लस। अब नेक्स्ट टर्म देखो, फॉर्मूले की नेक्स्ट टर्म। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट टर्म में अब हमें x3 को छोड़ना है, तो x3 को छोड़ देंगे और बाकी सबको माइनस करेंगे। x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू और x माइनस एक्स फोर, 3 को छोड़ दिया, और जिसको छोड़ा था उसमें से सबको माइनस करेंगे। x3 माइनस एक्स जीरो, x3 माइनस एक्स वन, x3 माइनस एक्स टू और x3 माइनस एक्स फोर, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा y4। तो हमारे फॉर्मूले की 4 टर्म आ चुकी हैं। नाउ अब हम फॉर्मूले की 5th टर्म को लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 5th टर्म देखिए, 5th टर्म क्या होगी? प्लस। देखो अब हमें क्या करना है? x4 को छोड़ना है, तो x में से सबको माइनस करेंगे। x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, और x4 को क्योंकि हमने छोड़ा है, तो x4 माइनस एक्स जीरो, x4 माइनस एक्स वन, x4 माइनस एक्स टू और x4 माइनस एक्स थ्री, और इनटू में आ जाएगा y4। ये लीजिए, हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पूरा डेटा यहां पर पुट कर लेते हैं। y इक्वल टू, है ना, तो y इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर वैल्यू को ध्यान से पुट करना है हमें, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल एकदम है। चलिए x में से देखो, x में से हमने क्या करा? x1 को माइनस करा, 2 को माइनस करा, 3 को माइनस करा, 4 को माइनस करा, तो हम यहां पर x में से इनको माइनस करेंगे। तो x माइनस फाइव, x माइनस फाइव, x माइनस फाइव, 7 9 11, x माइनस सेवन, x माइनस नाइन और x माइनस 11। सही लिखा है? 5 9 11 नहीं, 5 7 9 11, 5 7 9 11, ठीक है, 5 7 9 11, ठीक। अब नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हमने x0 को छोड़ा है, तो 3 में से सबको माइनस करना है। चलिए 3 माइनस फाइव, 3 माइनस सेवन, 3 माइनस नाइन और 3 माइनस 11, इंटू में मल्टीप्लाई किससे करना है? y0 कितना? 6, तो इसको 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 प्लस। अब नेक्स्ट टर्म में हमें क्या करना है भाई? नेक्स्ट टर्म में हमें x1 को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो 3 को माइनस करना है, 7 9 11 को माइनस करना है, तो x में से 3 को माइनस करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, 9 को माइनस करेंगे और 11 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने x1 को छोड़ना था। x1 कितना? 5, तो देखो हमने 5 को छोड़ दिया, 3 7 9 11 को माइनस करा, 3 7 9 11 को माइनस करा। हमने छोड़ा किस में था? किसको था? x1 को। x1 कितना है? 5।
अब हमें इन सबको 5 में से माइनस करना है, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 7, 5 माइनस 9 और 5 माइनस 11, और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा y1 कितना है हमारा 24 है, तो यहां पर लिखेंगे 24 इनटू में 24 प्लस एक टर्म और लिख लेते हैं यहीं पर। देखिए अब हमें क्या करना है, x में से माइनस करना है किसको, थर्ड टर्म लिखने जा रहा हूं मैं, थर्ड टर्म ये वाली टर्म। तो इसमें हमने किसको छोड़ा भाई, यहां पर हमने छोड़ा x2 को, तो हम 7 को छोड़ेंगे और x में से 3, 5, 9, 11 को माइनस करेंगे, x में से 3 को माइनस करेंगे, 5 में को माइनस करेंगे, 9 को माइनस करेंगे और 11 को माइनस करेंगे, है ना। हम यहाँ पर 7 को हमने छोड़ दिया। अब जिसको हमने छोड़ा था 7 में से सबको माइनस करेंगे, 7 माइनस 3, 7 माइनस 5, 7 माइनस 9, 7 माइनस 11, और अब y3 आ जाएगा यहाँ पर 58 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 58। नाउ अब हम लिखेंगे नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, फोर्थ टर्म। चलिए फोर्थ की वैल्यू लिखते हैं। फोर्थ में ये टर्म है, इसमें हमने किसको छोड़ा था, x3 को, तो अब हमें इस 9 को छोड़ना है और x में से सबको माइनस करना है, 3, 5, 7, 3, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 7 और x माइनस 11, 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7, 11, 9 को हमने छोड़ दिया था। अब 9 में से सबको माइनस कर दो भाई, 9 में से सबको माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 3, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, 9 माइनस 7 और 9 माइनस 11, और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा 108 प्लस, अब यहां पर लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, लास्ट टर्म को छोड़ना है 11 को, बाकी सबको माइनस करना है, तो x में से 3 को माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, 9 को माइनस करेंगे, 3, 5 नहीं 7 को भी तो माइनस करेंगे, 7 को माइनस करेंगे और 9 को माइनस करेंगे, क्योंकि 11 को छोड़ना है, 11 को छोड़ना है, 3, 5, 7, 9, 11 को छोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, 11 में से माइनस करेंगे, 11 में से 3 को माइनस करेंगे, 11 में से 5 को माइनस करेंगे, 11 में से 7 को माइनस करेंगे, 11 में से 9 को माइनस करेंगे, और यहां पर अब मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगी y की 74, इनटू में आएगा 74, इनटू में 74, ये हमारे पास आएगा। अब आगे देखो क्या करना है, यहां तक तो ठीक है, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा y6, इसका मतलब हम x की जगह पर ना एट, ये यहां पर लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 6। जब आप x की जगह पर 6 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको y6 की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, अब जरा ध्यान से देखो ना, यहां पर अब मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, x की जगह 6 पुट कर देंगे, देखो 6 माइनस 1 1 इंटू 6 माइनस 7 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 11 माइनस 5 इंटू 6, और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 5 माइनस 2, 3 माइनस 7 माइनस 4, 3 माइनस 6 9 माइनस 6 और 3 माइनस 11 माइनस 8 प्लस, बस उसके बाद कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है ना। x की जगह में 6 पुट करना है, देखो ध्यान से वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर बहुत आसानी से आएगा। 6 माइनस 3 3 इंटू 6 माइनस 7 माइनस 1, 6 माइनस 9 माइनस 3, 6 माइनस 11 माइनस 5, और इंटू में 24, इंटू में 24, अपॉन में क्या आएगा, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 7 माइनस 2,
5 माइनस 9 माइनस 4 और 5 माइनस 11 माइनस का 6, ये आ जाएगा। आगे देखो प्लस, ना प्लस। अब यहां पर देखो आगे क्या बचेगा, देखिए 6 माइनस 3 3 इंटू 6 माइनस 5 1 इंटू 6 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 11 माइनस 5 इंटू 58 डिवाइड में 7 माइनस 3 4 इंटू 7 माइनस 5 2 इंटू 7 माइनस 9 माइनस 2 7 माइनस 11 माइनस 4, ये हमारे पास आएगा। नेक्स्ट टर्म मैं लिखने जा रहा हूं, 1 2 3 टर्म हमारी हुई है अभी, प्लस फोर्थ टर्म। ये देखो यहां पर लिखूंगा मैं, देखिए कितना आएगा, प्लस, देखो 6 माइनस 3 3 6 माइनस 5 1 6 माइनस 7 माइनस 1 6 माइनस 11 माइनस 5, नीचे आ जाओ 6, देखो यहां पर 9 माइनस 3 6 बचेगा, यहां पर 4 बचेगा और यहां पर 2 बचेगा और यहां पर माइनस का 2 बचेगा भाई, माइनस का 2 इंटू में 108 भी है, प्लस। अब लास्ट टर्म पे आ जाओ, 6 माइनस 3 3 इंटू 6 माइनस 5 1 इंटू 6 माइनस 7 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 74, नीचे कितना आएगा 8 इंटू 11 माइनस 5 6 इंटू 11 माइनस 7 4 इंटू 11 माइनस 9 2। बस अब आपको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है और यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो y6 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी। अब यहां पर देखो सबसे पहले तो साइन चेक करो, कितनी बार माइनस आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 बार माइनस आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो साइन तो हमारा माइनस ही रहेगा भाई, साइन क्या रहेगा, माइनस, ठीक है। अब साइन की टेंशन खत्म हो गई। अब यहां पर देखो क्या कैंसिल हो रहा है, साइन हमें पता चल गया। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो यहां पर 6 कैंसिल, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर 3 और 5 है, नीचे 3 और 5 अब कहीं भी नहीं है, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया भाई, 3 इंटू 5 हो गया 15, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, अपॉन में नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 8 8 जा 64, तो ये आ गया 15 अपॉन 64। बोलो बात समझ में आ रही, फर्स्ट टर्म का आंसर। नाउ सेकंड टर्म, अच्छा सेकंड टर्म का साइन चेक कर लेते हैं। देखो माइनस कितनी जगह आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब प्लस आएगा, है ना, क्या आएगा, प्लस आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दे, पहले देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ध्यान से यहां पर, हाँ देखिए 6 से 24 को कैंसिल कर देते हैं 4 टाइम्स, और क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमारे पास बचा 2 इंटू -2 और यहां पर बच रहा है हमारे पास 3 -3, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, बस यही हमारे पास कैंसिल हो रहा है और कुछ यहां पर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहां पर अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 3 3 जा 9 9 5 जा 45, तो ये ऊपर आएगा 45, कितना आएगा 45, अपॉन में कितना आएगा 2 2 जा 4, तो 45 अपॉन 4 आएगा भाई, 45 अपॉन 4। तो मुझे लगा यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो कुछ जैसे मैं कर रहा हूं ना ऐसे करोगे आप, तो माइनस की गलती नहीं होगी, बस आपको माइनस काउंट कर लेने हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, प्लस। अब यहां पर आ जाओ, पहले माइनस काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 बार माइनस है, इसका मतलब प्लस आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल देखिए यहां पर कुछ हो रहा है क्या, हाँ यहां पर हमारे पास है 3 -3 5 58, यही कैंसिल हो सकता है केवल 2 से, तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 29 टाइम्स,
और कुछ तो यहाँ पर कैंसिल होगा नहीं। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। देखो 3 3 जा 9, 45, तो 45 इंटू में 29, तो ये आ जाएगा आपका 1305, 1305 अपॉन में कितना आएगा, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, तो ये आ जाएगा 32, ये आएगा भाई। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म कितनी टर्म होगी, 1 2 3 हो गई, 1 2 3 होगी। अब इस पे आ जाते हैं, माइनस काउंट करो, 1 2 3, 3 जगह पर माइनस है, इसका मतलब माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब कुछ कट रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है कुछ, देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ पर सब नीचे इवन नंबर है, तो ये और ये तो कटेगा नहीं, है ना, यही बस हम कैंसिल कर सकते हैं। और इसको हम कितनी बार कैंसिल करेंगे, एक काम करते हैं सीधे 4 से करते हैं, तो 4 2 जा 8 और ये 7, है ना, 27 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 4 से। बस और कुछ कैंसिल होगा क्या, हाँ 3 से ये 2 टाइम्स जाएगा और 3 से ये 9 टाइम्स चला जाएगा, बस और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। कितना आ जाएगा, देखो 3 5 जा 15 और 15 इंटू 9 कितना हो गया 135, तो ऊपर तो आएगा 135, नीचे कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 135 अपॉन 8 आ जाएगा, 135 अपॉन 8। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब लास्ट टर्म देखो, साइन देखो, पहले तो 2 बार माइनस आ रहा है तो प्लस आएगा, मल्टीप्लाई, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल करते हैं अगर कुछ हो रहा है तो। देखिए ये 3 है, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, है ना, उसके बाद ये 74 है, तो इस 2 से मैं इस 74 को भी कैंसिल कर देता हूं और ये आपका आ जाएगा 37 टाइम्स जाएगा 2 से, बस और कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है ऊपर 37 इंटू 3, तो 37 इंटू 3 ये आएगा 111 111, नीचे क्या आ रहा है 8 4 जा 32 64, ये आ रहा है 64, बस फाइनली अब हमारे पास ये आ चुका है। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर की हेल्प से इन सब को आप ऐड कर लेंगे, तो फाइनली मैं यहां पर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। आंसर क्या आएगा, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू y6 इज इक्वल टू 36 पॉइंट, देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लेना, 36.65625। भाई कैलकुलेटर की हेल्प से आप इन सबको तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना कैलकुलेटर से, है ना, तो कैलकुलेटर चलाना सभी को आता है, बस आप यहां पर कैलकुलेटर की हेल्प से इन सबको ऐड कर लेना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, बस फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, वैल्यूज पुट करना आना चाहिए, आसानी से हो जाएगा। देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये, फॉर्मूला आपने लिख लिया, उसके बाद ये पूरा का पूरा डेटा ध्यान से पुट कर देंगे, फिर x की वैल्यू को पुट कर देंगे, है ना, x की वैल्यू को पुट करके इस तरह से लिख लेंगे। और यहां पर क्योंकि बच्चा यहां पर जो गलती करता है वो माइनस प्लस में ही करता है, तो बस आपको यहां पर माइनस ऊपर नीचे के सारे माइनस काउंट कर लेने, है ना। अगर माइनस 2 बार आ रहा है तो प्लस आएगा, 3 बार आ रहा है तो माइनस आएगा, 4 बार आ रहा है प्लस आएगा, 5 बार आ रहा है माइनस आएगा, 6 बार माइनस आ रहा है प्लस आएगा, 7 बार माइनस आ रहा है माइनस आएगा, 8 बार में अगेन प्लस आएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जिसको मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, बस आपको यहां पर समझा देता हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। और ये क्वेश्चन भी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2018 में आ चुका है। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यूजिंग लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, लैग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूले का आपको यूज करना है। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो जब से हम इंटरपोलेशन पढ़ रहे हैं हम तब से पॉलिनोमियल को कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में भी पॉलिनोमियल को कैलकुलेट किया था, है ना, बैकवर्ड में भी किया था, उसके बाद डिवाइडेड डिफरेंस में भी किया और आज भी करेंगे। तो जब हमें पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी होती है तो वहां पर हमें x की वैल्यू गिवन नहीं होती, क्योंकि हमारा आंसर x की टर्म में आएगा। तो इसके पहले जो हमने 2 क्वेश्चन करे हैं उसमें हमें x की वैल्यू गिवन थी, यहां पर x की वैल्यू गिवन नहीं होगी क्योंकि हमारा आंसर x के टर्म में ही आएगा।
तो अब ध्यान दो, यहां पर केवल 4 डेटा गिवन है। देखो x0 आपके पास 0 है, x1 1 है, x2 2 है, x3 4 है, y0 1 है, y1 1 है, y2 2 है, y3 5 है। ये हमारा गिवन डेटा है। लैग्रांजेस फॉर्मूला लिखेंगे, तो लैग्रांजेस फॉर्मूला देखो मैंने यहां पर लिख रखा है, 4 टर्म आएंगी। क्लियर है? फॉर्मूला लिखने के बाद अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ये सारी x0 x1 x2 x3 y0 y1 y2 y3, ये सारी वैल्यूज यहां पर आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखो मैंने सारी वैल्यूज को क्या कर रखा है, पुट कर रखा है। बस उसके बाद आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी है। देखो कैलकुलेशन करनी है, अब ये ऊपर के तो फैक्टर ही रहेंगे, केवल आपको इनके कैलकुलेशन करनी है। जैसे यहां पर आप देखो -1 -2 -4, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर ये प्लस का माइनस का 8 आएगा। देखो 3 बार माइनस आ रहा है ना, तो माइनस का 8 आएगा। तो देखो माइनस का 1/8 और बाकी ये फैक्टर एज इट इज आएंगे, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है। तो देखो यहां पर एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, ऐसे आएगा। सिंपली आपको अब यहां पर क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना। इनको मल्टीप्लाई करके आपको साइन भी पता चल जाएगा। देखो माइनस है माइनस है माइनस है, तीनों जगह माइनस है, नहीं सॉरी यहां प्लस है इस बार, ये माइनस माइनस दो जगह माइनस है तो प्लस आएगा। तो देखो सेकंड फैक्टर हमारा प्लस आएगा, सेकंड फैक्टर में हमारे क्या आ गया, प्लस आ गया। सेकंड वाले में प्लस आ गया, यहां पर -1 बचेगा, यहां पर -3 बचेगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे फैक्टर आ जाएंगे। इसी तरह से आपको थर्ड में भी कैलकुलेशन करनी है। यहां पर ये कैलकुलेशन कर लेंगे जो भी आपका आएगा। देखो माइनस का 1/2 आ रहा है, सारे फैक्टर आ गए। उसके बाद फोर्थ वाले में इसमें आपको ये कैलकुलेशन करनी है नीचे वाले, और ऊपर के फैक्टर आपको ऐसे ही लिख देने, ये आ गया। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन हमें तो पॉलिनोमियल चाहिए। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे, इन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो देखो हमें क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई, भाई मल्टीप्लाई करना सबको आता है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब क्या करें, अब ये बाहर जो x लिखा है देखो इसमें, अब ध्यान देना, अब इसको और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, इस फैक्टर को इसके साथ, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। केवल मल्टीप्लिकेशन करना है। अब क्या करें, अब ये सारे ब्रैकेट ओपन कर दो, है ना। तो जब आप सारे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -1/8 x³ है, तो ये माइनस का x³ / 8 आ जाएगा। तो इसी तरह से इस -1/8 को सब में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास ये आएगा। फिर 1/3 को सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर -1/2 को सब में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 5/24 को सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनके तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो यहां पर x³ वाली टर्म भी है, x² की टर्म भी है, x⁻1 की टर्म भी है, और कांस्टेंट टर्म भी है। तो एक काम करो, पहले x³ वाली टर्म को एक जगह लिखो, फिर x⁻2 वाली टर्म को एक जगह लिखो, फिर x⁻1 वाली टर्म को एक जगह लिखो, और फिर कांस्टेंट टर्म लिखो। तो देखो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से यहां तक ये x⁻3 वाली टर्म है, यहां से यहां तक x⁻2 वाली टर्म मैंने एक जगह लिख दी है यहां तक। उसके बाद यहां से यहां तक ये x की टर्म्स आ चुकी है, और लास्ट में 1 केवल एक ही कांस्टेंट टर्म है। तो इन सबको ऐड करना है। अब देखो इन सबको कैसे ऐड करना है, भाई सिंपल सी बात है, इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम इन सब का कितना आ जाएगा, 24 आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस का 1/12 बचेगा। मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको इसको ऐड करने में दिक्कत आएगी, सभी लोग एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं, ये आ जाएगा। इन सबको एलसीएम लेके ऐड करेंगे ये आएगा, इन सबको एलसीएम लेके ऐड करेंगे ये आएगा, और लास्ट में 1, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको ये कहा जाता कि हेंस फाइंड y एट x = 5, तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते, जो पॉलिनोमियल आपके पास आई है इसी में x की जगह 5 पुट कर देते, आपका आंसर आ जाता। तो मुझे लगता अब आपको ये लैग्रांजेस फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन ये आपको जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक आप इन क्वेश्चन को अपने आप नहीं करेंगे। मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, इन तीनों क्वेश्चन को एक बार अपने आप करके देखिए, उसके बाद आपको लैग्रांजेस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि लैग्रांजे में
देखो लैग्रांजे फॉर्मूले में आप अगर 3 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ना वो कर ले सफिशिएंट है, इनको करना भी जरूरी नहीं है, बस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए कि आप ये 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। यहां पर आपको x इक्वल टू 2.5 पर एफ की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहां पर भी आपको f5 की वैल्यू निकालनी है। देखो यहां पर डेटा टेबल बना के नहीं दिया, यहां पर डेटा जो है वो टेबल बना के नहीं दिया, डायरेक्ट दे दिया। जैसे यहां पर देखो x0 की वैल्यू कितनी है 1, x1 कितना है 2, x2 कितना है 3, x3 कितना है 4, y1 कितना है, y1 2 है, y2 4 है, y3 8 है, y4 16 है। तो आपको डेटा डायरेक्ट दे दिया, टेबल की फॉर्म में नहीं दिया, बाकी क्वेश्चन सेम है। क्लियर? अच्छा इसमें एक डेटा और भी है नीचे, तो ये पूरा डेटा आपको गिवन है, आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, इंटरपोलेशन। तो हमने यूनिट नंबर 1 के एक एक टॉपिक को कवर कर लिया है, और जितने क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में कराए हैं अगर आप केवल उतने क्वेश्चन भी कर लें तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और फुल मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आप उतना क्वेश्चन करके जाते हैं जितने मैं आपको करा रहा हूं। क्योंकि मैं यहां पर आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है या आ चुका है। तो यहां पर आपके सिलेबस का एक एक टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस यूनिट के एक एक टॉपिक को कंप्लीट करें और सभी क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें। अब इसके बाद हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 1 से भी ज्यादा आसान है और छोटी यूनिट है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मैथमेटिक्स थर्ड की यूनिट नंबर 1 के लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स थर्ड का पूरा सिलेबस आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो नेक्स्ट यूनिट के जो लेक्चर हैं वो आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, और एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।